नमस्कार दोस्तों, मैं अभय भारद्वाज आपका मानका कोचिंग क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। लॉकडाउन के चलते कई गरीब भाई बहनों के लिए हमने ऑनलाइन कोचिंग क्लास की व्यवस्था शुरू की है। यहां पर आपको जीके की क्लासें ऑनलाइन मिलेंगी, वो भी निःशुल्क। इसलिए आज से हम भारत का भूगोल को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और भारत का भूगोल में भारत का सामान्य परिचय से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप देखिए, ये भारत का नक्शा है आपके सामने, भारत का भूगोल, और इसमें है सामान्य परिचय। अब सामान्य परिचय में पहले तो हमें किसी भी देश या किसी भी राज्य स्टेट का जो लंबाई चौड़ाई है वो जानना आवश्यक होता है। इसलिए हम जानेंगे भारत की लंबाई और चौड़ाई। तो भारत की उत्तर से दक्षिण को लंबाई और पूर्व से पश्चिम को लंबाई दोनों ही अलग अलग हैं और अलग अलग ही होती हैं सभी की। 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण में लंबाई है। रही बात पूर्व से पश्चिम की, तो ये आपकी पूर्व दिशा, पूर्व से 2933 किलोमीटर आपके पूर्व से पश्चिम को ये सीमा जो है बनती है। अब बात करेंगे अपन क्षेत्रफल की। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इतनी बात होने के बाद में हमें ये जान लेते हैं कि भारत जो है इसका नाम भारत कैसे पड़ा। अभी ये जो आपके सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है इसके ऊपर संशोधन करने के लिए कि इस अनुच्छेद 1 में संशोधन किया जाए, इंडिया से भारत ही बोला जाए इसको। तो इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। भारत को मुख्य रूप से 4 नामों से जाना जाता है। इसमें अपन पहले से ही शुरुआत करते हैं, नामकरण की बात करते हैं। भारत का नामकरण, नामकरण में अपन देखते हैं, देखिए आप, पहला जो नाम है इसका, भारत का नाम था आर्यावर्त। अब आर्यावर्त भारत का नाम किस प्रकार पड़ा? भारत का नाम आर्यावर्त इसलिए बोला जाता है भारत को आर्यावर्त, सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले जो आर्य थे उस क्षेत्र को पर्टिकुलरली एक बार के लिए आर्यावर्त बोला गया, इसलिए इसका नाम आर्यावर्त पड़ा। अब बात करते हैं अपन दूसरे नाम की। दूसरा नाम पड़ा भारतवर्ष। अब भारतवर्ष में देखिए आप, भारतवर्ष इसका नाम इसलिए पड़ा कि जो आर्य थे, इन आर्यों के एक राजा हुए, शक्तिशाली राजा थे, प्रभावशाली राजा थे, और उनका नाम था भरत। तो भरत के नाम पर भारत को भारतवर्ष कहा गया। ठीक है। अब तीसरा जो नाम है, तीसरे नाम की अपन बात करें तो तीसरा नाम भारत का पड़ता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान भारत को किन्होंने नाम दिया? अभी बात करते हैं अपन हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान भारत को किन्होंने नाम दिया? हिंदुस्तान भारत को ईरानियों ने नाम दिया। अब ईरानियों की एक समस्या थी, वो समस्या क्या थी कि वो श को, ये जो श है, इस श को है उच्चारित करते थे। अब समस्या उनकी थी और उन्होंने यहाँ पे ये समस्या हमारे मत्थे डाल दी। अब इस समस्या के चलते भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। हिंदुस्तान में देखें आप भाई, ये जो आर्य थे, ये आर्य सिंधु घाटी के अंदर ही रहते थे, तो इसलिए ये सिंधु जो नदी थी वहां की, उस सिंधु नदी को हिंदू नदी के नाम से पुकारते थे ये ईरानी। अब ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी पुकारा और जो हिंदू नदी थी उस हिंदू नदी से आगे का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को उन्होंने हिंदुस्तान का नाम दिया। इसलिए हिंदुस्तान जो नाम है भारत को ईरानियों की देन है। अब अपन बात करते हैं चौथे नाम की। चौथा नाम है इंडिया, और वर्तमान में इसी का मुकदमा जो है आपका सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब बात करते हैं
यूनानी भी आए भारत में, आने को तो सभी आए थे, यूनानी भी आए। अब इन यूनानियों ने जो है, यूनानियों ने सिंधु जो नदी है, सिंधु नदी को इंडस नाम दिया, इंडस नाम दिया। अब इंडस तो नाम दे दिया सिंधु नदी को, और सिंधु नदी के आगे का जो क्षेत्र था, विस्तारित क्षेत्र था, उसको इन्होंने इंडिया के नाम से जो है जाना। अब इतनी बात हो जाने के बाद में अपन देखते हैं भारत की आकृति। भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय आकृति है। आप देख रहे हैं भारत का नक्शा, इसमें भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय आकृति है। अब इसमें उत्तर से दक्षिण को लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम को लंबाई 2933 किलोमीटर। संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसकी संपूर्ण जो क्षेत्रफल है। अब बात करते हैं अपन गोलार्धों की, कि भारत विश्व के नक्शे में किस गोलार्ध में अपनी स्थिति बनाई हुई है। तो भारत ये माने कि ये है विश्व का, या ग्लोब मान लेते हैं इसे, इसको 4 भागों में अपन ने बांट लिया। ये जो नीचे वाला हिस्सा बना इसको अपन बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। ये है आपका उत्तरी गोलार्ध, और अभी ये जो है ये 0 डिग्री अक्षांश था। 0 डिग्री अक्षांश बोल दो, इसे भूमध्य रेखा बोल दो। 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा, ठीक है, और विषुवत रेखा, ये सभी 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा के ही नाम हैं। अब ये जो रेखा आ रही है आपके इस ग्लोब को खड़े 2 भागों में काटने वाली जो रेखा है, इसको अपन, ये अक्षांश होते हैं। जो आडी रेखाएं होती हैं ग्लोब पे वो अक्षांश होती है, और जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं। अब ये जो है ये आपका 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर। अब हमें जाननी है इस ग्लोब के ऊपर भारत की स्थिति। तो भारत आपके दक्षिणी गोलार्ध में नहीं, भारत वह है उत्तरी गोलार्ध में है। यहाँ पर ये अपनी स्थिति जो है बनाए हुए है। अभी अपन ने देखा कि ये उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में होने के साथ साथ ये पूर्वी गोलार्ध में भी है। उत्तरी गोलार्ध में होने के साथ साथ ये पूर्वी गोलार्ध में भी है। इसलिए भारत की जो एक्चुअल स्थिति है, वास्तविक स्थिति जो है वो आपकी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति पाई जाती है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की जो है संपूर्ण स्थिति पाई जाती है। अब किन अक्षांश और किन देशांतरों के मध्य भारत का जो है विस्तार बना हुआ है वो अपन देख लेते हैं। यह है आपका 8 डिग्री 4 मिनट, कन्याकुमारी में जो अंतिम तट है, तमिलनाडु कन्याकुमारी में जो अंतिम तट है वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट के ऊपर भारत की अंतिम या दक्षिण सीमा की बिंदु है। अब बात करते हैं अपन उत्तर में। उत्तर में आपका 37 डिग्री और 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट के ऊपर भारत की उत्तरी सीमा है। बोले तो 0 डिग्री अक्षांश ये हमारा यहाँ पे स्थित होने के बाद में ये 8 डिग्री छोड़ के, 8 चैनल छोड़ के इसके ऊपर बना हुआ है भारत की स्थिति। वो जो है 37 डिग्री और 6 मिनट तक अपनी स्थिति बनाए हुए है। अब बात करते हैं अपन इधर से। अभी देखिए अपन पूर्व की दिशा जो देखेंगे वो इधर से देखेंगे, लेकिन हमें देशांतरीय स्थिति देखने के लिए पश्चिम से देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये है अपनी 0 डिग्री अक्षांश, ये है ना कि ये, इसलिए हमें पश्चिम की तरफ से जो है आपका चलना पड़ेगा। इसमें देखते हैं यहाँ जो शुरुआत जो है वो आपका 68 डिग्री 7 मिनट से शुरुआत होती है भारत के हिस्से की, और 97 डिग्री 25 मिनट के ऊपर समाप्ति हो जाती है। ये थी भारत की
उत्तर दक्षिण की लंबाई चौड़ाई, पूर्व पश्चिम की चौड़ाई होगी। गोलार्ध में ये बोले तो गोलार्ध या अपने विश्व के नक्शे के ऊपर इसकी स्थिति देख ली अपन ने। इसके बाद में हमने भारत का नामकरण देख लिया। इतनी बात होने के बाद में अपन देखेंगे कि भारत जो है विश्व में किन किन देशों से वास्तव में छोटा है, या भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं। भारत से 7 बड़े देश और हैं। अब 7 बड़े देश हैं, सॉरी 6 बड़े देश हैं। भारत का स्थान 7वां है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के मानचित्र में। अब बाकी 6 देशों के नाम जो हैं वो आपके हैं रूस, चीन, अब आप भारत। पहला बड़ा देश भारत से रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठवा ऑस्ट्रेलिया। ये जो है भारत से 6 बड़े देश हैं और भारत आपका है 7वां है। ये ट्रिक जो है आपके काम में आ सकती है बाकी 6 देशों का नाम याद रखने के लिए। इतनी बात होने के बाद में अपन अब देखते हैं भारत की चतुर्दिक सीमा कि भारत में अंतिम सीमा यहाँ कौन सी बनती है, यहाँ पे कौन सी बनती है, यहाँ पे कौन सी बनती है और यहाँ पे कौन सी बनती है। इसलिए भारत की अंतिम चतुर्दिक जो सीमाएं हैं ये अपन देखते हैं। अंतिम चतुर्दिक सीमा के अंतर्गत जो है आपके पहली जो सीमा है, उत्तरतम बिंदु है आपका इंदिरा पॉइंट। उत्तरतम बिंदु जो है आपका है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो आपका जम्मू कश्मीर है। ठीक, जो आपका J&K में स्थित है। और दक्षिणतम बिंदु की बात करें, 2 बिंदु हैं यहाँ पे कंफ्यूजन की स्थिति जो है वो बनती है। दक्षिणी जो बिंदु है वो तो है आपका कन्याकुमारी, ठीक है, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट के ऊपर आपका बनता है तमिलनाडु में। और पूर्वी जो बिंदु है, सबसे पूर्वी बिंदु वो है आपका किबिथु। जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, किबिथु है अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिमोत्तम बिंदु की बात करें तो पश्चिमोत्तम बिंदु जो है वो है आपका गोरमोता। गोरमोता जो कि गुजरात में स्थित है। इतनी बात हो गई। इसके बाद में अपन देखते हैं कि भारत जो है यहाँ पर वर्षा की स्थितियां कैसी होंगी, या फिर मानसून की दृष्टि से देखें तो भारत में क्या योगदान है मानसून का, ये देखते हैं। तो भारत में ये अपन कह सकते हैं कि संपूर्ण रूप से भारत जो है वर्षा की दृष्टि से मानसून पर आधारित है। वर्षा की दृष्टि से मानसून पर आधारित है पूरा का पूरा। और यहाँ पर अपन कटिबंधों की बात करें तो भारत 2 कटिबंधों में आता है। पहला उष्ण कटिबंध, दूसरा उपोष्ण कटिबंध। 2 कटिबंधों के अंतर्गत भारत की स्थिति का विस्तार पाया जाता है। इसके बाद में देखते हैं कि भारत के मध्य भाग से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के मध्य भाग से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के मध्य भाग से कर्क रेखा गुजरती है। एक बार अपन इसको मिटा देते हैं। जो कर्क रेखा है भारत के मुख्य 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
भारत के मुख्य 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैप की अब कोई आवश्यकता नहीं है, बता तो दिया ही आपको। भारत के मुख्य 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो वो 8 राज्य हैं कौन से, इसके बारे में अपन जानकारी देखते हैं। ठीक है, कर्क रेखा। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वो 8 राज्य हैं कौन कौन से, तो अपन क्रम वाइज ही देख लेते हैं। ठीक, क्रम वाइज ही देख लेते हैं। पहला है आपका राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा एमपी, चौथा जो है आपका राज्य वो है छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़। फिर आ गया आपका झारखंड, फिर जो है त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल। इसके बाद में है आपका त्रिपुरा और फिर है मिजोरम। ठीक, अब कर्क रेखा से संबंधित ही एक बात और है भारत में। कई बार प्रश्न पूछा गया है एग्जामों में कि कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्यों की संख्या पूछ ली, संख्या हमने बता दी 8, नाम पूछे नाम भी बता दिए। अब कई बार ये भी पूछ लेता है कि भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है, भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है। ये बात जो है मुख्य नोट करने योग्य है। भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है, तो इसका जो है मुख्य जो आपका आंसर जो होगा वो होगा रांची, झारखंड। ठीक है, रांची झारखंड इसका उत्तर होगा। अभी अपन एक बात और देख लेते हैं। कर्क रेखा की बात हमने देख ली, भारत से एक मुख्य देशांतरीय रेखा भी गुजरती है। ये एक अक्षांशीय रेखा है कर्क रेखा, दूसरी एक देशांतरीय रेखा भी गुजरती है। वो देशांतरीय रेखा कौन सी है, तो भारत के मध्य से कौन सी मुख्य देशांतरीय रेखा गुजरती है, तो कौन सी गुजरती है, इसका आंसर जो है वो 82.5 डिग्री देशांतरीय रेखा होगा। ये जो समय है 82.5 डिग्री देशांतरीय रेखा जो है ये भारत का मानक समय है, ये बात भी मुख्य ध्यान रखने योग्य है। भारत का मानक समय जो कि 0 डिग्री अक्षांश से 0 डिग्री देशांतरीय रेखा से सदैव 0 डिग्री रेखा से सदैव 5.5 घंटा मतलब 5 घंटा और 30 मिनट जो है हमेशा आगे रहता है।
ये जो बात थी हमने कर ली। अब जो है अपन बात करेंगे भारत की सीमाओं की। सॉरी, मैंने मैप जो है मिटा दिया था, फिर से बना लेते हैं। सीमाओं की बात करते हैं। तो सीमाओं की बात करने के लिए हमें भारत का मैप फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक, ये भारत का मैप हो गया। थोड़ा अच्छा नहीं बना, फिर भी ठीक है, चलो समझने की दृष्टि से ठीक है। अब भारत की तटीय सीमा की जो रेखा है, तटीय सीमा की रेखा वो कितनी है? कोई अगर हमें पूछता है कि भारत की तटीय सीमा की रेखा कितनी है, तो तटीय सीमा की जो रेखा है वो आपकी ये बनाती है तटीय सीमा। यहां से जाके ये, ठीक, ये जो तटीय सीमा की जो रेखा है ये है आपकी 6100 किलोमीटर। ये है तटीय सीमा की लंबाई। ठीक है, अब मुख्य स्थलीय सीमा की लंबाई भी हमें जाननी होगी। भाई ये तो तटीय सीमा की इतनी तो ही, इससे ऊपर वाली भी जान लेते हैं। तो ये है स्थलीय सीमा की, स्थलीय सीमा की लंबाई। जो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो स्थलीय सीमा की लंबाई आपकी 15,200 किलोमीटर है। अभी भी एक चीज जो है वो आपकी बच रही है, वो कौन सी बच रही है कि अभी हमने सिर्फ तटीय सीमा की लंबाई देखी है, कुल तटीय सीमा की लंबाई जो है हमने नहीं देखी। कुल तटीय सीमा की लंबाई का मतलब ये हुआ कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला क्षेत्र और लक्षद्वीप वाला क्षेत्र, इनकी भी तो सीमा बनती है। ये जो सीमा है वो पूरी की पूरी आपकी कंप्लीटली 7516.6 किलोमीटर बनती है। इसलिए अपन को यह भी बोलना पड़ेगा कि भारत की संपूर्ण तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। अब अगर किसी के मन में ये आए कि 7516.6 किलोमीटर, तो सिर्फ और सिर्फ अपन ये देखते हैं तटीय भाग, इनकी लंबाई कितनी है, इनकी लंबाई कितनी है, तो 6100 में से माइनस कर ले, सॉरी 6100 माइनस कर ले 7516.6 में 1416.6 आएगा आपके। अब इसके बाद में अपन देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश भी हैं, 2-4 दुश्मन भी हैं, वो भी देख लेते हैं। चलो है मैं इसी में देख लेते हैं। भारत के 7 मुख्य पड़ोसी देश हैं। 7 मुख्य: चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक, और आपके पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, और यहाँ पे अफगानिस्तान भी जो है थोड़ी सी सीमा बनाता है, थोड़ी सी बोले तो 106 किलोमीटर की जो है सीमा बनाता है। ये भारत के लगे हुए देश हैं, 1 2 3 4 5 6 7। होने को तो श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश ही है, लेकिन वो इससे सीमा नहीं बनाता। बीच में पाक जलडमरू मध्य जो है वो होता है उसकी, इसलिए डायरेक्टली सीमा नहीं बनाता। पड़ोसी देशों में आ जाएगा आपके बांग्लादेश की। अभी अपन एक चीज और देख लेते हैं। सामान्य परिचय में लगभग बातें जो हैं वो आपकी कंप्लीट हुई। इसके बाद में एक बात और देखते हैं, वो है आपकी भारत की जलीय सीमा। भाई ये तो स्थलीय सीमा थी, समुद्र में भी भारत की जो सीमा है वो कितनी क्या बनती है, वो चीज और अपन देख लेते हैं। उसके लिए हमें
समझना पड़ेगा एक दूसरी बात, जो कि आधार रेखा है। आधार रेखा जो है, आधार रेखा में ऐसा होता है कि देखिए, ये जो कटा फटा भाग जो है, इस कटे फटे भाग को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा बोला जाता है। ये है, इस रेखा को आधार रेखा बोला जाता है। और तटीय रेखा है ये, मुख्य तट ये हो गया, मुख्य भूमि है, और ये आधार रेखा है। इसके बीच में जो जल पाया जाता है, इस जल को आंतरिक जल के नाम से जाना जाता है। भाई ये देश के हिस्से में आ गया, आंतरिक जल के नाम से जाना जाता है। अब दूसरी बात करें सीमा की, तो सीमा एक्चुअल में डायरेक्टली सीमा कितनी होती है किसी भी देश की, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, मैं सभी उन देशों की बात कर रहा हूं जो कि समुद्र से अपनी सीमा बनाते हैं या अपना तट लगाते हैं समुद्र के। तो उनमें 12 नॉटिकल मील या 12 समुद्री मील जो है किसी भी देश की परमानेंट सीमा होती है, 12 समुद्री मील। यहां तक वो देश सीमा शुल्क, साफ सफाई और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे कार्य जो हैं वो कर सकता है। इसके बाद भी देश की सीमाओं का विस्तार जो है वो पाया जाता है। इसमें कितनी कितनी पाया जाता है, अभी 12 तो मैंने ये बताया कि किसी भी देश की होती ही है। अब इससे ज्यादा कितनी होती है वो अपन बात दूसरी करते हैं। अभी मैंने बताया समुद्री मील, तो एक धरातल के ऊपर जो मील मापी जाती है, उस मील में दूरी होती है 1 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर, सीधी बात है। और एक समुद्री जो मील है, उस समुद्री मील में जो दूरी है वो 1.8 किलोमीटर होती है। मतलब 200 मीटर का अंतर होता है धरातल और जल में। अब देख लेते हैं अपन, ये जो आधार रेखा है, आधार रेखा से 24 समुद्री मील या नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील तक किसी भी देश का जो है आपका अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र होता है। देखिए, आधार रेखा से किसी भी देश का 24 नॉटिकल मील तक किसी भी देश का अविच्छिन्न क्षेत्र या संलग्न क्षेत्र होता है। ठीक है, ये 24 नॉटिकल मील तक होता है। इसमें किसी भी देश को साफ सफाई, सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं। मतलब किसी भी प्रकार के जो हैं, कोई दूसरा देश इसमें आता है तो उसको शुल्क देना पड़ता है। इसी ऐसे ही नहीं आ सकता, जैसे अपन सड़क पर चलते हैं तो उसके लिए हमें टोल टैक्स देना पड़ता है, उसी प्रकार से जल में चलने के लिए भी संबंधित देश को टैक्स देना पड़ता है। और कई देशों के मध्य इन सीमाओं के लेके विवाद भी हुए होते हैं, क्योंकि अभी जैसे अपना बांग्लादेश है और भारत है, तो दोनों ही तरफ से अपन अगर दूरी को मापेंगे तो पूरी नहीं बैठेगी, दोनों का क्षेत्र एक दूसरे के अंदर घुस जाएगा। अब जब घुसेगा तो फिर विवाद होगा, तो वहां पे समझौते से काम चलते हैं। अब आगे देखते हैं, आधार रेखा से दूसरा बिंदु है आपका, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक आर्थिक अनन्य क्षेत्र होता है। मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र इसको बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसमें अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसमें जो है किसी भी देश को कृत्रिम द्वीप बनाने का, वैज्ञानिक अनुसंधानों का और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का पूरा पूरा अधिकार प्राप्त होता है। अब इससे आगे जो समुद्री क्षेत्र बचता है वो है
समुद्रीय क्षेत्र, मतलब उच्च सागर का विस्तार प्रारंभ हो जाता है इसके बाद में। इसके बाद में उच्च सागर का विस्तार जो है प्रारंभ हो जाता है, उच्च सागर का विस्तार। यहां पर सभी देशों का, यहां पर सभी देशों का समान अधिकार होता है, सभी देशों का समान अधिकार होता है। इसके साथ ही दोस्तों आपके भारत के सामान्य परिचय में जो मुख्य बिंदु थे जो कि एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, वो सभी मैंने आपको बताए हैं। इसलिए आप इनको ध्यान से देखें, पढ़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके सहयोग के बिना हम कुछ नहीं है। आपका सहयोग हमें बहुत जरूरी है। और आने वाले अगले वीडियो में अपन भारत की जो है भौतिक विभागों की जो है बात अपन करेंगे।